रेलवे में भी हम यात्रा करते हैं, वहां पर जगह जगह लिखा रहता है कि अनजान व्यक्तियों से सावधान रहें, जिसमें फर्जीवाड़ा ना हो। तो जैसे हम अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है, लाखों रुपए की ऑनलाइन। अनजान सामान से सावधान रहें, दबाजी भी रहती है। मैं ठीक उसी बात को बीमा कंपनी में जो फर्जीवाड़े होते हैं सभी के संज्ञान में है। अपनी सीट के नीचे दाएं बाएं आप देख लें कि कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी है। ठीक यही बात जो रेलवे चेतावनी देता है ना, तो आपका दायित्व बनता है कि इस बात को चेक करने का कि मेरा ये कथन सही है या नहीं। इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, लाइसेंस चेक कर सकते हैं। अब भाई कह गई है जो लोग इसमें पारंगत हैं और जो इस तरह के गलत कामों में लिप्त हैं, वो तो आप इतना तो आप मानेंगे कि वो तकनीक में हमसे कहीं आगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। एक मसला चल रहा है आजकल फर्जीवाड़े का। बीमा में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। न्यू इंडिया के मैनेजर साहब हैं मथुरा ब्रांच से, इनसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मैं नितिन भाटिया, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस। आजकल बड़ा फर्जीवाड़ा दिखाई देता है और ज्यादातर दर्शकों हमारे पास शिकायत भी काफी लोगों की आती है कि बीमा हमारा कर दिया और हमारा बीमा पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है। किस प्रकार से वो बीमा किया जाता है, किस प्रकार से बीमा में आजकल फर्जीवाड़ा चल रहा है? देखिए, जहां तक फर्जीवाड़े की बात है तो आप देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें फर्जीवाड़ा ना हो। तो जैसे हम अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है, लाखों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण रहता है वो कुछ मामलों में व्यक्ति की अज्ञानता रहती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में व्यक्ति का लालच रहता है। कुछ केसेस में जल्दबाजी भी रहती है। मैं ठीक उसी बात को बीमा कंपनी में जो फर्जीवाड़े होते हैं सभी के संज्ञान में है, उस पर भी यही बात लागू होती है। अगर जो कस्टमर है, बीमा धारक है, उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी जागरूकता है तो ऐसे फर्जीवाड़ों से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है। बीमा कंपनियों ने अपनी ओर से सुरक्षा के बहुत ही शानदार प्रबंध किए हैं। बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई हर पॉलिसी पर एक क्यूआर कोड होता है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपको पता चल जाता है कि यह बीमा पॉलिसी प्रमाणिक है या नहीं। वो क्यूआर कोड किस प्रकार से सर्च किया सकता है, कहां पर सर्च करेगा? ये जो आजकल जो भी मोबाइल यूजर्स हैं तो वहां पर इसका वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और वो वहां पर पूरा डिटेल आ जाएगा कि भाई ये न्यू इंडिया की पॉलिसी नंबर सो एंड सो या बजाज अलायंस की पॉलिसी नंबर सो एंड सो, और उसमें आपका पूरा पर्टिकुलर आ जाएगा। इस नाम को एबीसी, इसके नाम से पॉलिसी है, पूरा पॉलिसी का उसमें डिटेल जिस तरह से पॉलिसी उनके रिकॉर्ड पर है, बीमा कंपनी के रिकॉर्ड पर है, वो आपके मोबाइल पे वहां पर दिखेगा कि व्हीकल नंबर, गाड़ी कौन सी है, ये सब आपको दिखेगा। अगर कुछ लोग मान लीजिए इसको करने में सक्षम नहीं है, जैसे आपकी बात सही है कि सब लोग इतना टैक्स सेवी नहीं होते हैं, इतने हैं, तो वो अपने किसी भी नजदीकी
बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर अपनी पॉलिसी को प्रमाणित करा सकते हैं बहुत आसानी से। आखिर मार्केट में तरह तरह के लोग हैं। अब जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि ये बैंकिंग में ये ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कैसे हो जाता है, खाते से 10 लाख रुपए निकल, स्वयं की जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति का कॉल आता है, वो आपसे सारी बातें करता है, ओटीपी ले लेता है, उसके बाद में बैंक का खाता स्वाहा हो जाता है। ठीक यही बात है बीमे में पहले जैसे कि एक पॉलिसी पर अब बीमा कंपनी के कार्यालय गए, वहां पर मान लीजिए प्रीमियम लग रहा है 8,000 या 9,000। एक व्यक्ति आपको मिलता है, वो कहता है इस पॉलिसी को मैं मात्र 1,200 रुपए में कर दूंगा। आप लालच में आ जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है इसमें, बड़ा अंतर हो जाता है और आप बहुत आसानी से उस लालच के शिकार बन जाते हैं, है ना। वो आपको आजकल क्योंकि इतना तकनीक एडवांस हो चुकी है कि वो किसी भी पॉलिसी को इस पे कंप्यूटर पे बनाकर, मतलब जनरेट करके नहीं, बनाकर आपको सौंप देता है। आप कहते हैं कि मेरा का काम था वो मात्र 1,200 रुपए में हो गया, तो ये आपका लालच होता है। इसी के लिए आप उसका शिकार बन जाते हैं। अगर आपने बीमा कराते समय या तो बीमा कंपनी के कार्यालय को संपर्क किया होता या अधिकृत अभिकर्ता को संपर्क किया होता। अधिकृत केवल मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बजाज अलायंस कंपनी का एजेंट हूं, तो आपका दायित्व बनता है कि इस बात को चेक करने का कि मेरा ये कथन सही है या नहीं। इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, लाइसेंस चेक कर सकते हैं। अब भाई कोई कंपनी की कोई आईडी चेक कर सकते हैं, कंपनी के जो टोल फ्री नंबर हैं, कंपनी की बहुत सी ऐसी सेवाएं। इतने सारे लोग नहीं कर पाते हैं और फिर भी आज के समय पे देखा गया है कि आपकी 4 व्हीलर है और मेरी 2 व्हीलर है, दोनों में अंतर तो आएगा बीमा में, है? और कुछ लोगों से संज्ञान में भी आया है दर्शकों हमारे में, जैसे लोगों की कंप्लेंट आती है कि बीमा, जैसे सर ने बताया कि 8,000 की पॉलिसी और 1,200 रुपए की मेरे को पॉलिसी दे दी गई, तो वो किस प्रकार से की जाती है, क्या उनमें फरेब होता है, कैसे चीटिंग करते हैं वो लोग? मैंने आपको बताया ना कि तकनीक इतनी, मैं तो अभी जैसे कंप्यूटर वगैरह पे ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी एक सॉफ्टवेयर, एक सेट प्रोसीजर है, लेकिन तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है जब से ये कंप्यूटर युग आया है, तो इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को हूबहू अपने कंप्यूटर पर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। जो लोग इसमें पारंगत हैं और जो इस तरह के गलत कामों में लिप्त हैं, वो तो आप इतना तो आप मानेंगे कि वो तकनीक में हमसे कहीं आगे। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूं मैं आपसे कोई व्यक्ति आया मेरे पास और मैंने उसका बीमा कर दिया, 8,000 का बीमा होना था और मैंने उससे 3,500 रुपये लेकर के बीमा कर दिया, मैंने उसके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग करी, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है उसके? हाँ बिल्कुल, जो जिस व्यक्ति ने, अगर वो व्यक्ति मतलब जानते हैं कि इस व्यक्ति ने, मान लीजिए आप ही ने, मैं अगर अदरवाइज ना, मान लीजिए कि मेरे साथ इस तरह का बीमा आपने कर दिया, मेरे को फर्जी पॉलिसी पकड़ा दी, जिसको मैंने प्रमाणित किया, जिस भी कंपनी, मान लीजिए चोलामंडलम की से है या यूनाइटेड से है या बजाज अलायंस से है, मैंने वहां पर प्रमाणित किया और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी हमारे वैध नहीं है, वैध नहीं है, हमारे रिकॉर्ड पर ये पॉलिसी नहीं है। मुझे पता चल गया कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो अगर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका नाम, तो मैं आपका बाकायदा नामजद मुझे रिपोर्ट लिखानी चाहिए, जिससे आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हो। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, उसमें मेरा, जैसे कि IIDA के अंतर्गत एक लाइसेंसी कोड मिलता है, एजेंसी कोड मिलता है, उसमें मेरा कोड ही नहीं हो,
और मैंने बीमा कर दिया, तो उसमें मैं कैसे फंसूंगा? मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, आप क्यों नहीं फंसेंगे? आप अगर मैं जब वो कहूंगा, जब मेरी शिकायत ये होगी कि फलां नाम के व्यक्ति ने मेरे से 3,500 रुपये लिया और ये पॉलिसी दिया, तो फिर तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन या जो भी जांच का विषय होगा उसमें ये बात अगर सिद्ध हो जाती है कि आपने पैसे लिए, मेरे से पैसे लिए और मुझको ये जो मेरे हाथ में पॉलिसी है वो आप ही ने मुझको दी थी, हैं? तो ये तो और बड़ा क्राइम हो जाएगा कि बिना कोई लाइसेंस धारी होते हुए आपने ये पॉलिसी कैसे इशू करा? तो कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। कितने साल की कार्रवाई हो सकती है? सजा कैसे हो सकती है? क्या दंड होता है इस पर? देखिए उसके जो प्रावधान है उसके, लेकिन मेरी जो सामान्य बुद्धि कहती है कि जो समान धोखाधड़ी के जिसका सेक्शन अब बदल गया है, 420 का सेक्शन मेरी इतनी जानकारी में है, सेक्शन वो बदल गया है, लेकिन जो पुराना जो 420 का निश्चित रूप से आपके ऊपर आरोप बनता है और उसके तहत जो भी दंड का प्रावधान होगा, दोष सिद्ध होने पर आपको वो भुगतना होगा। अगर एजेंसी कोड में उस पॉलिसी में मेरा कोड नंबर है ही नहीं है और मैं कह देता हूँ कि मैं नगद पैसा लिया मैंने या कंपनी के अकाउंट में सीधा डलवा दिया मैंने, तो वहां पर मैं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा? हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर कंपनी के खाते में वो पैसा गया है तो आपकी पॉलिसी भी वैध होगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। नहीं, उसमें 8,000 की पॉलिसी होनी थी, परंतु मैंने कर दी 3,500 रुपए की पॉलिसी, ठीक है ना? तो आजकल ये चल रहा है बहुत ज्यादा, हमारे पास लोगों के कॉल आते हैं, तब आपसे सवाल किया जा रहा है। तो उसमें कैसे करा जाता है? 3,500 रुपए की पॉलिसी और 8,000 की पॉलिसी 4 व्हीलर की होनी थी और वो पॉलिसी 3,500 रुपए की, तो क्या घपलाबाजी होती है? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 3,500 रुपए लेके बिल्कुल सही वो 4 व्हीलर, वही गाड़ी नंबर, वही मॉडल नंबर, अगर इस तरह से बीमा हुआ तो वो 3,500 रुपए के पॉलिसी होगा ही नहीं। तो कर कैसे देते हैं? क्या 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 करते हैं उसमें? फर्जी पॉलिसी होता है ना, वो फर्जी पॉलिसी होता है। कंपनी के अकाउंट में भी 3,500 रुपए पर नहीं है, वो उसका पैसा कंपनी के खाते में नहीं गया है। मैंने अभी आपको ये जोर देकर बात कही थी, अगर कंपनी के खाते में पैसा गया है तो आपके हाथ में जो पॉलिसी होगी वो पूरी तरह से वैध पॉलिसी होगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार वो कहना चाह रहा हूँ कि अगर 8,000 का जो 4 व्हीलर का पेमेंट जाना था कंपनी के अकाउंट में और वो 3,500 रुपए दिखा रहा है, कंपनी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो 3,500 रुपए की कैसे इशू हो जाती है वो पॉलिसी? मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को तो मैं बार बार आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। अगर कंपनी के उससे होगा तो वो 8,000 रुपए की पॉलिसी होगी ना इशू, कंपनी के खाते में 3,500 रुपए क्यों जाएंगे? मैंने ज्यादातर देखा है, कुछ लोगों से भी जाना है कि 4 व्हीलर की जो पॉलिसी है उसको 2 व्हीलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है कि जैसे व्हीकल नंबर तो उन्होंने वाहन संख्या तो वही रखा है ना, क्योंकि देखिए बीमा कंपनी के पास वो अपने एजेंट से या ब्रोकर के जरिए ही बीमा आता है, ठीक है ना। अब बीमा कंपनी इसके लिए आरसी की कॉपी मांगती है। अब जिसको ये है कि आरसी जो है, आरसी भी फेक बना के वहां पर बीमा कंपनी में जमा कर दिया कि भाई ये 2 व्हीलर है, इस नंबर का ये 2 व्हीलर है, ठीक है ना। तो उस रिकॉर्ड के आधार पर बीमा हो गया। अगर ऐसा केस है तो आप बीमा कंपनी के पास शिकायत करेंगे, है ना, आप बीमा कंपनी के पास, तो वो जो बीमा है वो एक अधिकृत अभिकर्ता के खाते में ही बीमा हुआ होगा। हुआ क्या होगा? हुआ है ना। तो ये यदि आप बीमा कंपनी के पास शिकायत करेंगे कि भाई मेरे तो ये था फॉर्च्यूनर गाड़ी और आपने ये अल्टो का बीमा करके दे दिया, गाड़ी नंबर तो सेम है लेकिन वो गाड़ी अल्टो है बीमे में और एक्चुअल में इस नंबर की गाड़ी फॉर्च्यूनर है। इस तरह की अगर आप शिकायत करेंगे और बीमा कंपनी से वो पॉलिसी इशू हुई है तो बीमा कंपनी उस अभिकर्ता के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लेके। इस फर्जीवाड़ा से कैसे बच सकते हैं? दर्शकों को एक
इस फर्जीवाड़ा से बचने का यह है कि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, आजकल आरडीआई ने काफी समय से, मेरे ख्याल से 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया होगा, सभी बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि उनकी हर पॉलिसी पर उनका एक क्यूआर कोड होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि पॉलिसी पर आप देखें कि क्यूआर कोड है या नहीं। क्यूआर कोड है तो वैध मानी जा सकती है? नहीं, केवल क्यूआर कोड होने से ही वैध नहीं मानी जाएगी। ये तो हमने देख लिया कि क्यूआर कोड बना हुआ है, तो उस क्यूआर कोड को वो बाकायदा स्कैन करें, तो उसके पॉलिसी के पूरे विवरण उसमें आ जाएंगे। जो पॉलिसी आपको दी गई है उससे वो विवरण मेल खाते हैं नहीं खाते हैं। अगर जरा सा भी मिसमैच है तो आप उसको तुरंत बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराएं। दूसरी बात जो मैंने कहा कि बीमा कराने से, जैसे कहते हैं ना, अनजान व्यक्तियों से सावधान, ठीक यही बात हमारे दिन प्रतिदिन, चाहे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हों, क्योंकि ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और चाहे बीमा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसके बारे में हमको सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादातर आपका कहने का मतलब है कि जो परिचित ज्यादा लोग हों, जो अपने करीबी लोग हों, उनसे तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि उसको हम कम से कम अच्छे से जानते हों। ऐसे दरवाजा हमारा किसी ने ऐसे बेल बजा दिया और कह रहे मैं आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस करूंगा, मैं आपका कार का इंश्योरेंस करूंगा, मैं आपका मकान का इंश्योरेंस करूंगा, नहीं? तो क्या हमें उससे इंश्योरेंस करा लेना चाहिए? बहुत सारे लोग तो करा रहे हैं आज के समय पे, और उनकी कंप्लेंट भी बढ़ती जा रही है। तो फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर करा रहे हैं तो उन्हें सावधान रहने की। देखा दर्शकों के, आजकल जितनी भी धोखाधड़ी की जा रही है बीमा सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, बहुत अच्छा हमारे शाखा प्रबंधक महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसको अमल में भी लाना चाहिए आप लोगों को। जितने भी प्ले स्टोर पर, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्ले स्टोर पर क्यूआर कोड करके स्कैनर आता है, उसको डाउनलोड जरूर कर लें। किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं तो उसका आप सर्च करेंगे क्यूआर कोड को, तो उसके बारे में पूरा विवरण आ जाता है, किसी भी कंपनी का होगा, तो उससे आप बच सकते हैं फ्रॉड होने से, धोखाधड़ी के मामले को बचने से। ये जरूर क्यूआर कोड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसी वजह से इन सारी पॉलिसियों में क्यूआर कोड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इन अनिवार्य कोडों को जरूर अपना लाभ करें, और ज्यादातर परिचित लोगों से ही अपना बीमा जरूर कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इतने समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।